लोगों में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट हो रहे हैं। मैस्टरबेशन का इतना एडिक्शन है, पॉर्न का इतना एडिक्शन है। सिर्फ पॉर्न आजकल वेबसाइट्स पे अकेला अवेलेबल नहीं है, आजकल कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी तो आ गए हैं जो ये सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको वो प्लेजर ही नहीं आता जो एक होना चाहिए। हाँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि उसमें बताया कि आजकल लोगों की रिपोर्ट्स में सीमेन के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स भी पाए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। लोगों की स्लीप इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगती है। पार्टनर में वो बॉन्डिंग्स नहीं रहती हैं। नेक्स्ट पार्टनर आपका जो फीमेल पार्टनर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 25 साल में भी हो रहा है। तो 25 to 50 ईयर्स की जो एज ग्रुप आ रही है हमारे पास, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम साइकोजेनिक लेके आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन। कि 25 साल का लड़का 50 साल की सेक्सुअल बॉडी क्लॉक के साथ मेरे पास आता है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सारांश जैन, एक हाईली रिनाउंड इंटरनेशनल सेक्सोलॉजिस्ट जिनका क्लिनिक एक लखनऊ में और एक मुंबई में भी है, जो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को और हाई प्रोफाइल लोगों को भी ट्रीट करते हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है, क्या ये क्योरेबल है या नहीं, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, क्या ये भी क्योरेबल है या नहीं। हम सारे मिसकंसेप्शंस को भी बस्ट करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटिंग होने वाला है। आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट किया। डॉक्टर सारांश, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। मैं तो आपको इतने समय से जानता हूँ, हम लोग बात करते ही हैं इस टॉपिक पे, सेक्सोलॉजी, सेक्सोलॉजिस्ट, सारी चीज़ों पे। लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आई थिंक पब्लिक के पास भी पहुँचनी चाहिए, वो माध्यम कुछ भी हो। तो सबसे पहले तो आप ये एजुकेट करिए कि सेक्सोलॉजिस्ट होता क्या है। देखिए, सेक्सोलॉजिस्ट कोई भी डॉक्टर अपना MBBS MD करने के बाद या अपना मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब PhD इन सेक्सुअल मेडिसिन या सेक्सोलॉजी कर लेता है तो ही कैन वेरी इजीली एड्रेस द सेक्सुअल इश्यूज, है ना, जो भी सेक्स समस्याएं लोगों के बीच में हैं, है ना, उनको मेडिकली और काउंसलिंग के वे में उसको ट्रीट कर सकता है। ओके, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम के जो आजकल हम लोग ट्रेन से निकलते हैं, जगह जगह लिखा होता है गुप्त रोगी मिले, है ना, तो गुप्त रोग विशेषज्ञ ही सेक्सोलॉजिस्ट होता है या इस तरीके में आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आज ये हमारी इंडिया का एक दुर्भाग्य है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, बट स्टिल एक प्रावधान है कि जिसमें आप PhD कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ सेक्सोलॉजी एंड सेक्सुअल मेडिसिन, है ना, देन यू कैन एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए, जब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो हर एक व्यक्ति, एक झोला छाप डॉक्टर भी अपने आप को गुप्त रोग विशेषज्ञ या यौन रोग विशेषज्ञ लिख रहा है या सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट लिख रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पे इस पर प्रयासरत रहती है और ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स को पर लीगल एक्शन भी लेती है, बट स्टिल वो बिल्कुल कुकरमुत्तों की तरह, है ना, पैदा हो रहे हैं, जिस पे थोड़ा सा और बेहतर कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये इतना बड़ा टैबू टॉपिक क्यों माना जाता है, जबकि ये हमारे आदिकाल से चला आ रहा है। इसको धर्म से भी जोड़ा गया है, सारी चीज़ें की गई हैं, हमारे ब्रह्मचार्य को भी बहुत ज़्यादा माना गया है, सीमेन प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो लोग आज भी इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, इसको सेक्स के टॉपिक को, है ना, एक टैबू बना दिया गया है। देखिए, हुआ क्या था कि अगर आप हमारे प्राचीन काल में देखें, जिस समय गुरुकुल्स वगैरह चला करते थे, तो इसका एक प्रावधान था एक प्रॉपर गुरुकुल्स में सेक्स एजुकेशन देने का। लेकिन हुआ क्या कि जब अंग्रेज भारत आए, है ना, उन्होंने हमारी ओपननेस को देखा, हमारी काम शास्त्र की समझ को देखा, हमारी साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन को देखा, हमारी बॉडी ऑटोनॉमी को देखा, तो ये सब देखकर वो शॉक हो गए। अच्छा। क्योंकि विक्टोरिया इंग्लैंड उस समय हाईली सेक्सुअली रिप्रेस सोसाइटी थी। अच्छा। और अंग्रेजों ने इस चीज़ को समझा कि जब इंडिया में ये चीज़ें इतनी ओपन हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ों से राइज कर रहा है। भाई, पहले के समय में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजंस थे। तो उन्होंने धीमे धीमे क्या किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी को रिप्रेस सोसाइटी बना दिया, और यही चीज़ें जो ओपननेस और जो हमारे यहाँ जो कि एक सेक्स टैबू नहीं था, अगर आप हमारे प्राचीन काल के मंदिर भी देखिए, खुजराहो के मंदिर देख लीजिए, बेलामऊ के मंदिर देख लीजिए, उन सब में स्क्रिप्चर्स के माध्यम से सेक्स एजुकेशन दी जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले भाई आपका पॉडकास्ट तो था नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, है ना, तो अब सेक्स एजुकेशन दी कैसे जाए। बिल्कुल। तो पहले के समय में लोग मंदिर ज़्यादा जाते थे, इसीलिए लोगों ने सेक्स एजुकेशन का माध्यम एक मंदिर को बनाया गया, वहाँ स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, है ना, लोगों को प्रॉपर एक सेक्स एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेस किया
और यही चीज़ें अपने वेस्टर्न कल्चर में अप्लाई कर ली और हम लोगों के लिए सेक्स को एक टैबू बना दिया। तो देखिए, ये सेक्स एजुकेशन एक टैबू नहीं है, टैबू एक इम्पोर्टेड वायरस है, ओके, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा फैलाया गया है। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग के पास उसका एंटीडोट होते हुए भी हमारे आप जैसे लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, है ना, लेकिन लोग उसको अपनाना नहीं चाहते। जितना ज़्यादा एजुकेशन दी जा रही है उतना ही ज़्यादा सेक्स को टैबू बना दिया जाता है। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? अभी सेक्स एजुकेशन को अभी भी कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में और ये इन चीज़ों में भी इंक्लूड नहीं किया गया है बहुत अच्छे से, तो इसको कैसे किया जा सकता है सही? देखिए, मैं एक मिशन और विजन के साथ काम कर रहा हूँ, है ना, कि लोकसभा में मैं जिस दिन सेक्स एजुकेशन को बिल को पास करवा दूँ और उसको प्रॉपर वे में इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करा दूँ, ये मेरा एक एम और मेरा विजन है। और इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करे, स्कूल्स में प्रॉपर वे में उसको अप्लाई किया जाए, है ना, और जहाँ भी टॉपिक सेक्स का आ जाता है तो हर व्यक्ति की एक भावना होती है कि ना बाबा ना बच्चे बिगड़ जाएंगे, नहीं, और शर्म की बात भी मानते हैं, शर्म और संकोच बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर आप ओपनली डिस्कस करोगे तो वो चीज़ एक प्रॉपर वे में लोग एजुकेट होंगे और ना वो गलत प्रैक्टिसेस को फिर अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल, और ना समस्याएं होंगी। अच्छा, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब है कि आप सिर्फ उनसे अपनी बेडरूम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जाते हैं, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का ये भी है कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ और कई सारी चीज़ों पे और भी डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं ये साइकोसोमेटिक इन द ओरिजिन होती हैं। अच्छा, समझिए, साइको मीन्स दिमाग से, सोमेटिक मीन्स बॉडी से, ठीक है, समझिए। तो देखिए, बॉडी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो आर्टरीज का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, नर्व्स की सेंसिटिविटी कैसी है, है ना, आपके हॉर्मोन्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, है ना, और यही जब हम साइको पार्ट की बात करते हैं, है ना, तो आपके जो भी ब्रेन में हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनके लेवल्स किस हिसाब से हैं बॉडी के अंदर, तो ये सभी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ओके, मतलब अगर हम ये कहें कि सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेंटल इशू है तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी का इशू है या हार्मोनल इशू है तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है। तो आपके पास कॉमनली आदमी किस चीज़ के लिए आता है? सभी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ जैसे कि आप बताना जैसे कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, अच्छा, है ना, स्पर्मेटोरिया है, नॉक्टर्नल एमिशन है जिसे हम नाइटफॉल बोलते हैं, या मैस्टुर्बेशन का बहुत ज़्यादा व्यक्ति एडिक्ट है, मैस्टुर्बेशन का एडिक्शन है या पॉर्न एडिक्शन है उसको, है ना, या लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या है, तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में एड्रेस किया जाता है, देखा जाता है, ओके, और उसको ट्रीट। तो क्या कोर्सेज होते हैं, कितने महीने के कोर्सेज होते हैं इसमें? जैसे किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आपके पास आया, उसके लिए तो क्या संभावित कोर्सेज होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी डीप है, ओके, किस तरह की प्रॉब्लम है, साइकोजेनिक है ना, या आपका वेस्कुलर प्रॉब्लम है या हार्मोनल इशू है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो उसकी प्रॉपर बॉडी चेकअप्स कराने के बाद, है ना, उसकी रिपोर्ट्स कराने के बाद प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाया जाता है, तब हम ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। तो इसी से ज़्यादा मैं पूछूं कि पेशेंट आपके पास कब आए? जी, मतलब पहली बात तो उसको ये कब पता चल जाएगा कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई है या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है? आपके पास वो कब आए, कब कंसल्ट करें आपको? देखिए, ये एक चीज़ है कि लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। हाँ, ओपन अप नहीं होते हैं, ओपन अप नहीं जैसे हमने होते हैं। टैबू की बात की अभी। तो देखिए, होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ आने से पहले आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब ये व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि वो उन सिग्नल्स को कितना सीरियसली लेता है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन व्यक्ति का लो होने लगता है ना, तो जब टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है तो टेस्टोस्टेरोन लो होने के कई सारे सिग्नल्स बॉडी आपको देती है, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो होने लगेगा, सेक्सुअल डिजायर आपका बहुत कम होने लगेगा, आपका मॉर्निंग इरेक्शन कम होने लगेगा, ओके, समझ रहे हैं, और इरेक्शन में इश्यूज आपको आने लगेंगे, तो ये टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ऐसा कमी हुआ है? की वजह से, अच्छा, है ना। आपको फटीग रहेगा, अक्सर लोग फटीग को इस तरह जोड़ लेते हैं कि यार शायद ऐसे ही जो नॉर्मल होगा वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फटीग रह रहा है कि आप 7-7, 8-8 घंटे की स्लीप ले रहे हो, उसके बाद भी आपको थकान रह रही है, तो आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ हेयर ग्रोथ पे फ़र्क पड़ने लगता है, हेयर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहती है, आपकी जो बियर्ड है वो पैची होने लगती है, अच्छा, आवाज़ में वो भारीपन नहीं रहता है, अच्छा, आवाज़ आपकी पतली होने लगती है।
तो ये कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर गौर फरमाए और समय रहते हुए अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ले तो वो आने वाले इश्यूज से बच सकता है। तो ये लगभग 1 साल में ही इंसान को पता चल जाएगा ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल, तो आपसे कंसल्ट उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब आदमी को महसूस होना शुरू हो जाए, और इसका कोई मापदंड है, कोई लेवल होता है मार्क करने का, भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, कि कोई आदमी 15 मिनट तक कोई चीज़ कर रहा है या 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका जो बेसिकली इशू होता है दैट इज अ पर्सन इज व्हेन नॉट एबल टू सस्टेन और मेंटेन द इरेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। अच्छा, अब इसके जो रीजंस होते हैं ये साइकोजेनिक भी होते हैं, ये वैस्कुलर रीजंस भी होते हैं और ये हार्मोनल भी होते हैं। तो ये जब पेशेंट हमारे पास विजिट करता है तो जब हम उसके प्रॉपर डायग्नोसिस कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब हम उस चीज़ पे एक रिजल्ट पे आ पाते हैं कि प्रॉब्लम साइकोजेनिक है, वैस्कुलोजेनिक है या आपकी हार्मोनल से रिलेटेड है। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और आज के टाइम में कई सारे ग्लोबली ही मैं देख लूँ कि टेस्टोस्टेरोन बहुत गिरता चला जा रहा है विद टाइम, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? देखिए, टेस्टोस्टेरोन नो डाउट आजकल, देखिए एक समय था, अगर मैं 70s या 80s की बात करूं तो उस समय लोगों को प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या उनका जो टेस्टोस्टेरोन फॉल होना शुरू होता था वो एट द एज ऑफ 50 के बाद शुरू होता था। अब 30 के आसपास ही बहुत ज़्यादा आज 25-30 ईयर्स का पर्सन मेरे पास वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है जो लोगों को 50-55 साल की उम्र में हुआ करती थी। 25 साल में भी हो रहा है, मतलब 25 साल के व्यक्ति की जो सेक्सुअल बॉडी क्लॉक है वो 50-55 साल के व्यक्ति की है। जिसका रीज़न है, जिसका जो सबसे मेजर रीज़न है कि जो आजकल का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना पोल्यूशन है, हम माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोगों की स्लीप इम्प्रॉपर है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का टेस्टोस्टेरोन फॉल कर रहा है। लेकिन स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का होता है जी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है, काम करने का स्ट्रेस भी अगर मान लीजिए पॉजिटिव, तो वो भी इसको इफेक्ट करता है? नहीं, देखिए स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है जिसे हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, है ना, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो क्या करता है, जब आप कोई भी क्रॉनिक स्ट्रेस से आप सफ़र कर रहे हो और अगर समय रहते आप उसका निदान ना करें तो धीमे धीमे आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई होने लगते हैं। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपको स्ट्रेस देता है। बिल्कुल। और जब स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन का, अगर स्ट्रेस होगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन उतना अच्छा और बेहतर नहीं होगा जो एक होना चाहिए। और इसी वजह से और जो हम मेजर इशू देखते हैं टेस्टोस्टेरोन फॉल होने का, वो है एक पॉर्न एडिक्शन। बहुत ज़्यादा लोगों में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन्स इफेक्ट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिसर्च में भी था कि इस समय पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कोई वेबसाइट है तो वो ओनली फैंस है या फिर कोई भी पॉर्न साइट आप ले लो, उसके बाद में कोई भी वेबसाइट्स आती है। जी। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा इतना कंज्यूम हो रहा है पॉर्न, इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को, और प्लस क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कोई रेगुलेशन तो ला नहीं रही है कि 12 साल के बच्चे 13 साल के बच्चे नहीं देख सकते या कोई बड़ा आदमी, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। नहीं, देखिए ये आजकल लाइफस्टाइल का जो पॉर्न एडिक्शन है, ये लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा पैंडेमिक बन चुका है, बिल्कुल महामारी की तरह ये फैल रहा है। सिर्फ पॉर्न आजकल वेबसाइट्स पे अकेला अवेलेबल नहीं है, आजकल कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी तो आ गए हैं जो ये सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पब्लिक देख रही है, मैं इसको बेचूंगा, और जो दिखता है वही बिकता है। मैं इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए, है ना, इस एम और विजन के साथ वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि सेक्स एजुकेशन आज नीड ऑफ एन आवर है और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन से हमारी जो जनरेशन है वो गुजर रही है। और अगर समय रहते हुए स्टेप्स नहीं लिए गए तो मैं कह नहीं सकता कि ये जनरेशन कहाँ जाएगी, बिकॉज ऐसे ऐसे केसेस हम लोग देख रहे हैं आजकल, खासतौर से जेनजीज हैं या जो आजकल की जनरेशन चल रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं तो साहब मैस्टरबेशन में इतना इंटरेस्ट है कि उनको नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो प्लेजर ही नहीं है। दे डोंट वांट टू गो फॉर द नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो कहते हैं मैं मैस्टरबेशन से खुश हूँ। नहीं, तो आफ्टर मैरिज भी चल रहा है ना। जी, आफ्टर मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ। और जब लोग शादी कर ले रहे हैं और हमारे पास आते हैं, कपल्स आते हैं कि साहब 5-5, 10-10 साल शादी को हो चुके हैं और अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। जब मैं उसकी रीज़न को मैं डीप में जाता हूँ तो पता चलता है कि साहब मैस्टरबेशन का इतना एडिक्शन है, पॉर्न का इतना एडिक्शन है कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको वो प्लेजर ही नहीं आता जो एक होना चाहिए।
इसी के साथ जो एक और मुख्य समस्या मैं देखता हूँ कि भाई कपल्स को 5-5, 10-10 साल शादी को, जो कि हम लोग के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। तो साहब आज क्यों आए हैं? जब 5-5, 10-10 साल निकल गए तो आज क्या ज़रूरत पड़ गई उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स? सही बात है। तो साहब फैमिली का प्रेशर है कि बच्चा चाहिए। अच्छा, मज़े की बात आप ये देखो कि बच्चे के लिए भी वो IVF का ऑप्शन अडॉप्ट कर चुके होते हैं। और जब IVF फेल हो जाता है तो कोई शायद उनको सजेस्ट कर देता है कि भाई आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो, यू शुड सीक अ प्रॉपर एडवाइस। और जब वो आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साहब, हम लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि आज बच्चे की ज़रूरत है, इसलिए तुम अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके पास जो लोग आ रहे हैं? मतलब कपल्स ही आते हैं या फिर अनमैरिड बॉयज़ गर्ल्स ये लोग भी आते हैं? नहीं, देखिए हर तरह का वर्ग आता है, अनमैरिड से लेके मैरिड लोग। परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो कौन ज़्यादा है? अगर मैं परसेंटेज वाइज डिवाइड करूं तो देखिए जो अलग अलग रेशियोज़ हैं, जैसे 25% हमारे पास टीनेजर्स का रेशियो आता है। रिमेनिंग आपका जो है 50% जो है ना, आपका मिडिल एज का पर्सन आता है। ओल्ड एज में भी लोग सेक्सुअल हेल्प को सीख कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको मतलब अब ज़रूरत क्या है? सेक्सुअल हेल्प सिर्फ एक्चुअली सेक्सुअल हेल्प जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है जी, कि आदमी उसको रिस्पॉन्सिबली करे सारी चीज़ें तो ठीक रहेगा। तो इतनी एज के बाद इंसान को क्या ज़रूरत है? आफ्टर 60, आफ्टर 65 या 70? नहीं देखिए, इसमें अमृतांश जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेक्स की अगर मैं साइंटिफिक तौर पे बात करूँ, रिलीजियस थिंग्स कुछ और भी कहती हैं, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक तौर पे बात करूँ तो देखिए मेंस में सेक्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अच्छा। ये आपके ऊपर है, आप किस एज तक अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। ओके। और मेरे पास जो ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं, मैं अक्सर उनको मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ, समझने कि देखिए उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, लेकिन महसूस ना करें तो बढ़ती कहाँ है। और अगर आपको उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है कि सेक्स के अपने हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अच्छा। अगर आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ अगर गौर करें और कोई भी मिडिल एज का आदमी या ओल्ड एज का आदमी अगर उस चीज़ को अपना लेता है तो वो उन हेल्थ बेनिफिट्स से समझते हैं, जब उसको वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो नेचुरली वो स्वस्थ बना रहता है लंबे समय। थोड़ा बताइए। जैसे देखिए जब व्यक्ति एक हेल्दी सेक्स को अपनाता है ना, तो देखिए सेक्स आपके कॉर्टिसोल को कम करता है। ओके। है ना, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर के जितने मरीज हैं उनके लिए ये कामगार? बिल्कुल। ओके। हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। हाँ। जो जिनको बीपी की समस्या है उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो लोग डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज डिप्रेशन होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ओके। एंड नॉट इवन द ओल्ड एज बट यंग पीपल्स भी उसका लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ जब आप सेक्स व्यक्ति का होता है तो कई सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे आपका डोपामीन है जो आपके अंदर एक मोटिवेशन देता है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है ना? तो ये सभी देखिए हार्मोन्स के अपने अपने रोल हैं बॉडी के अंदर। और अगर ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन अगर ब्रेन में होता रहता है न्यूरोकेमिकल्स का, तो आदमी जिंदा दिल बना रहता है। वो देखिए कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना समझ लीजिए आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो उसके जो पीछे राज है, जो साइंटिफिक रीजन है, वो यही आता है कि भाई देखिए सेक्स आपको एक अच्छी स्लीप भी देता है। ओके। क्योंकि जब व्हेन यू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको स्लीपी बनाता है ना, एक अच्छी स्लीप आपको देता है, आपके टेंशन लेवल को कम करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स उसके अंदर रिलीज होते हैं, जैसे IgA है, इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी पावर। ओके। तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। आप मतलब ओवरऑल अगर आपके अंदर जिंदा दिली कायम है तो लाइफ जीने का चार्म ही अलग होता है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन को कंफ्यूज करते हैं विद स्पर्म काउंट। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग है? नहीं नहीं, ये देखिए टोटली डिफरेंट थिंग है कि टेस्टोस्टेरोन आपके सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और ना ही सिर्फ आपके सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है बल्कि आपका मूड रेगुलेटर भी है। ओके। है ना, और साथ में आपका जो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म काउंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फर्टिलिटी हेल्थ। मतलब बच्चा आप व्यक्ति पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये डिपेंड करता है स्पर्म काउंट। और ना ही सिर्फ स्पर्म काउंट बट साथ में आपका मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, और इसी के साथ आपका स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कि मतलब स्पर्म की बनावट कैसी है। अच्छा। जैसे भाई स्पर्म होता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल, है ना, तो ये भी मैटर करता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। इसी के साथ जो चौथी चीज़ आपकी आ जाती है वो आ जाती है DNA फ्रेगमेंटेशन।
अक्सर क्या होता है कि स्पर्म देखने में नॉर्मल लगता है बट एक्चुअली वो फ्रेगमेंटेड होता है, जिसकी वजह से या तो कंसेप्शन होता नहीं है, अगर हो जाता है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान देनी है। अच्छा, अब बात आता है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म की, आपने बात की थी। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन अगर किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा भी पैदा कर सकता है। अच्छा, इसी के साथ अगर किसी की स्पर्म हेल्थ अच्छी है, काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, ऑल थिंग्स आर गुड, डीएनए फ्रेगमेंटेशन नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी कंप्लीटली हेल्दी है। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड आपका स्पर्म हेल्थ इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन इंटर को रिलेटेड है कि अगर देखिए, अगर टेस्टोस्टेरोन किसी भी व्यक्ति का कम होगा तो स्पर्म काउंट डाउन होगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, एक दूसरे के। जी। लो टेस्टोस्टेरोन के अर्ली साइंस क्या होता है जो हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं? देखिए, लो टेस्टोस्टेरोन का जो सबसे मेजर साइन होता है कि आदमी कांस्टेंट फटीक रहना शुरू कर देता है। बॉडी सिग्नल तो देती है बट हम उसे पहचानते नहीं हैं, या हम कह लीजिए इग्नोर कर देते हैं। ओके। अक्सर क्या होता है कि जब फटीक रहना व्यक्ति शुरू करता है तो सोचता है यार काम की थकान होगी, समझ लें, या हो सकता है मेरे को वर्कलोड इतना है इसलिए थकान है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, 7 to 8 आवर्स की अगर आप स्लीप ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके अंदर थकान बनी रहती है, तो ये एक ऐसा इशू है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए, जिसमें हम लोग मेजरली देखते हैं कि अक्सर पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन लो पाया जाता है। इसी के साथ जो आपका दूसरा फैक्टर आ जाता है कि लॉस ऑफ लिबिडो होता है, तब सेक्सुअल डिज़ायर आपका डे बाई डे कम होता चला जाएगा। इरेक्शन क्वालिटी आपकी कम होती चली जाएगी, वो हार्डनेस, वो टाइटनेस आपको इरेक्शन में नहीं रहेगी जो आपको एक रहा करती थी। ओके, है ना। इसी के साथ आपका जो ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ है वो जब सफ़र होता है, आदमी का मूड लो रहने लगता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होने लगता है ना, और उसकी जो एक मूड स्विंग्स वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है। इसको नेचुरली ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो हमारा प्रॉब्लम्स हो गया जी। इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं कि आपके पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? सबसे जो मेजर थिंग है, जो आजकल टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है स्ट्रेस। ओके। दूसरा आपका आ जाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। समझ नहीं कि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, अच्छी एक्सरसाइजेस करें, योगा को अपनाएं, तो उससे क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा, जो आपकी इरेक्शन क्वालिटी को अच्छा करेगा। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में होगा, जिससे आप जो है, जब टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहेगा तो सभी फायदे आप उसके ले सकते हैं। स्लीप क्वालिटी भी उसमें स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। प्लास्टिक्स को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये आज हमारे सेक्सुअल हेल्थ के बहुत बड़ा दुश्मन बन रही है। हाँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि उसमें बताया कि आजकल लोगों की रिपोर्ट्स में सीमेन के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स भी पाए जा रहे हैं। जी, ये वहाँ तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि माइक्रो प्लास्टिक्स आज हम लोग हर एक चीज़ प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं, बीट अ प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक प्लेट्स, है ना, पैक्ड फूड्स आ रहे हैं, तो हर एक चीज़ के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। बिल्कुल, हम उसको चाह के भी जितना भी अवॉइड हम कर ले जाएं, ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, क्योंकि आज माइक्रो प्लास्टिक्स पूरी तरीके से चारों तरफ हमारे फैल चुके हैं। और माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। नहीं, वो तो सीमन तक पहुंच चुके जी, हैं। जी, बहुत जी। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये भी था कि जो हम लोग शॉपिंग करने के बाद बिल लेते हैं अपने हाथ में, जी, उस बिल को पकड़ने से भी माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में जा सकता है। मतलब ये इतने माइक्रो लेवल तक जा चुका है, जो उसका नाम है उसको एक्सप्लेन करता है। हाँ, वो देखिए नॉर्मल आई से आपको विजिबल नहीं है माइक्रो प्लास्टिक्स, एज द नेम सजेस्ट। बचा कैसे जाए इन चीज़ों से? देखिए, बचने के लिए ये है कि देखिए, सबसे पहले तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये हमारे ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर को भी क्रॉस कर चुके हैं। ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर का मतलब हो गया कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं। समझ रही, जब उस बैरियर को वो क्रॉस कर चुके हैं, मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि जैसे एक राजा होता है, राजा अपने आप को सेफ रखने के लिए किले की दीवार बनाता है, समझ रहे, और दुश्मन अगर उस किले की दीवार को भेद दे या उस किले में एक सेंध लगा दे तो क्या होता है, अंदर आ जाएगा दुश्मन। सेम चीज़ हमारी टेस्टिकुलर हेल्थ के साथ हो चुकी है। ये सीमन, अभी आपने बोला कि सीमन सैंपल में पाया गया, तो इसी प्रकार से वो सीमन में एंटर किए कि जहाँ पे ईजिली है ना, आपका जो ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर है, जैसे एक नॉर्मल भाषा में मैंने बताया कि किले की दीवार है, उसको जब वो क्रॉस कर चुके हैं तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है,
लोगों के लिए। Okay. क्योंकि देखिए जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ के पावर हाउस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सीमेन का निर्माण यहीं पे होता है, बिल्कुल। आपके स्पर्म्स का निर्माण यहीं पे होता है, आपका जो सेक्स हार्मोन्स है, अभी हम लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसका भी निर्माण यहीं होता है। तो अगर देखिए मेन चीज़ अगर आपके पावर हाउस में ही दिक्कत आ जाएगी तो आगे करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है आजकल लोग फर्टिलिटी हेल्थ से इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सेक्सुअल हेल्थ लोगों की डे बाई डे गिरती चली जा रही है। आप अभी मैंने आपको जैसा बताया कि 25 साल का लड़का 50 साल की सेक्सुअल बॉडी क्लॉक के साथ मेरे पास आ रहा है, कि मतलब उसका हार्मोन लेवल, उसकी जो इरेक्शन स्ट्रेंथ, उसका लिबिडो, उसकी फर्टिलिटी हेल्थ 50 साल के व्यक्ति के बराबर है। नहीं, बहुत इस सिचुएशन पे तो काम करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा मास्टरबेशन पे भी बात कर लेते हैं कि मास्टरबेशन हार्मफुल होता है या इसकी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी और गलत तरीके से करने की वजह से प्रॉब्लमेटिक है? देखिए मास्टरबेशन एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि आपको इसमें दो मत मिलेंगे। एक डॉक्टर का मत कहता है कि मास्टरबेशन करिए, कितना भी करिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा डॉक्टरों का मत ये कहता है कि मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। मेरा ओपिनियन इस मामले में थोड़ा सा अलग है कि देखिए क्या है कि जब मैं अपनी सेक्सुअल मेडिसिन में पीएचडी कर रहा था, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस एमडी, जब मैंने इसमें पीएचडी की तो मैंने इसमें देखा कि देखिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से देखें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कालात कर्मणाम योगोहीन मिथ्या अति मात्रका, कालात कर्मणाम योगोहीन मिथ्या अति मात्रका, सम्यक योगशज विज्ञे हो, रोग आरोग एक कारणम। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का अति योग, हीन योग या मिथ्या योग है ना। इस श्लोक ने मुझे बहुत ज्यादा अपील किया। अभी मैं इसके अर्थ पे भी आता हूं। जब मैं अपनी रिसर्च में मैंने श्लोक को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा मुझे अपीलिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा। कि मतलब बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का अति योग मीन्स आप एक्सेस कर दें, या हीन योग या आप बिल्कुल ना करें, या आप मिथ्या योग करें मीन्स मिसयूज करेंगे अगर आप उसको, तो वो आपकी बॉडी के अंदर रोग का कारण बनेगा। बिल्कुल। तो जो इसमें मेरा अपना ओपिनियन है कि ना आप एक्सेस करें, ना आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दें, और ना आप उसका मिसयूज करें। अगर आप एक नॉर्मल पैरामीटर्स में एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ, देखिए मैस्टरबेशन का भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है बस ऐसे ही नॉर्मली मैस्टरबेशन करना शुरू कर दे। मैस्टरबेशन आपका एडिक्शन ना बन जाए, जो कि बनता जा रहा है, ना ही गिल्ट का एक सोर्स बन जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझे, आपका मैस्टरबेशन की हैबिट सही होनी चाहिए, उसको करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो मैस्टरबेशन आपके लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं होगा। नहीं, बट हाउ इज इट यूजफुल? मास्टरबेशन यूजफुल कैसे है फिर? मतलब अगर आप अपने बॉडी में अपने स्पर्म्स को रख रहे हैं प्रिजर्व करके, जो ब्रह्मचार्य कहता है करने के लिए, तो इसका यूज़ कैसे है? मतलब ये यूजफुल कैसे हो गया फिर कि अगर हम अपनी बॉडी से कुछ इजैकुलेट करके बाहर रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं है, तो ये कैसे यूजफुल हो गया? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए जब आप मैस्टरबेट करते हैं तो कई सारे आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है। समझ रहे हैं, आपके कई सारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना देता है। समझ रहे, आपको एक अच्छी स्लीप देता है। स्लीप क्यों आपको देता है? क्योंकि जब आप मैस्टरबेट करते हो तो आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, आपको एक बेहतर स्लीप देता है। और जब आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है तो बॉडी की आधे से ज़्यादा समस्याएं यूं ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि लोग सिर्फ उसके फायदे को देख के अगर उसको अडॉप्ट करके एक्सेस में करने लगे तो देखिए कहा जाता है एक्सेसिवनेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल। अति सर्वत वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और मैस्टरबेशन तब प्रॉब्लमेटिक बन जाता है जब लोग इसको कंपल्सिव वे में करने लगते हैं कि मैस्टरबेशन करना ही करना है। समझते हैं, चाहे उनको वो कितना भी इस चीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन कर ले कि अब मैं मैस्टरबेट नहीं करूंगा, उसको ओवरलुक करके वो मैस्टरबेट कर ही लेते हैं, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। या आपकी डेली एक्टिविटीज़ मैस्टरबेशन की वजह से इफेक्ट हो रही हैं कि ना आपको खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना अपने काम का होश है, और आप सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन पे फोकस हैं। कहने का मतलब है कि आप एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं। ओके, देन इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है
जो हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हमने एक नई चीज़ इसमें पेशेंटों को देना शुरू किया है, दैट इज मैस्टरबेशन कंसल्टेंसी, कस्टमाइज मैस्टरबेशन कंसल्टेंसी। अच्छा, ये भी शुरू हो गया? जी जी जी। अब बात आती है इसकी ज़रूरत क्या है। कस्टमाइज मैस्टरबेशन कंसल्टेंसी, देखिए इसमें होता क्या है कि हर एक बॉडी का लिबिडो साइकिल अलग होता है। अच्छा। हर एक बॉडी का लाइफस्टाइल अलग होता है। भाई जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं लोगों की अलग अलग हैं, किसी की अच्छी किसी की खराब हैं। ओके। समझे, हर एक व्यक्ति का डाइटरी हैबिट्स अलग अलग होती हैं। कोई अच्छा खा रहा है, कोई जंक फूड ज़्यादा खा रहा है। समझ रहे, सेक्सुअल गोल्स लोगों के अलग अलग हैं, रिलेशनशिप स्टेटस अलग अलग हैं, लोगों की एज अलग अलग है, उनका स्लीप पैटर्न अलग अलग है, उनका जो आपका क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल है वो अलग अलग है। तो जो कि हर एक बॉडी का पैटर्न अलग अलग है। क्या ज़रूरत है कस्टमाइज मैस्टरबेशन कंसल्टेंसी की? ज़रूरत ये है कि देखिए जब हर एक व्यक्ति का बॉडी पैटर्न अलग अलग है तो यहाँ पे वन साइज फिट्स ऑल वाला रूल लागू नहीं होता है, जो कि हर एक बॉडी की संरचना अलग है, हर बॉडी का एज अलग है, हर बॉडी का टाइप अलग अलग है। तो उसके हिसाब से आपको किसी भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके अपनी बॉडी की रिदम को समझना है कि आपकी बॉडी किस रिदम पे हेल्दी रहती है, किस पेस पे हेल्दी रहती है। और जब आप ये कंसल्टेंसी को आप अडॉप्ट करते हो तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ये जरूर एजुकेट करेगा, समझ रहे हैं, कि मैस्टरबेशन का तरीका क्या होना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, जो कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है उस लेवल पे, है ना। तो लोगों को नहीं पता होता है, वो रॉन्ग हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, बाद में फिर बड़ी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ वो लाई डाउन करते हैं। और इंटरनेट पे भी काफ़ी मिसकंसेप्शन है ना, कई गलत मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है। तो मैं आता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि भाई आपको एक डॉक्टर डूज एंड डोंट्स बताता है, आपकी डाइटरी हैबिट्स को उसी हिसाब से ठीक करा देगा जिस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी अपनी रखना चाहते हैं। आपकी बॉडी के हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए कि आप रोगी ना बन जाएं, आप हेल्दी भी रहें, मैस्टरबेशन को एंजॉय करें, कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति ने बिल्कुल कंट्रोल कर दिया कि मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर उसको नाइट फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है तब क्या करे वो? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर ना किसी चीज़ की अति होनी चाहिए, ना किसी चीज़ की हीनता होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी बंद कर दोगे मैस्टरबेशन तो भी प्रॉब्लमेटिक है, आपको स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम या जैसा अभी आपने कहा नाइट फॉल का इशू ये क्रिएट होने लगेगा। होता क्या है कि जब आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी क्लॉक होती है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसी हिसाब से सेट हो जाती है, वो उसी हिसाब से सीमेन प्रोडक्शन को शुरू कर देती है। तो अगर कोई कंप्लीटली सेलिबेसी को फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना, बिकॉज देखिए सीमेन आपके ब्रेन सेल्स को भी नरिश करता है, बिल्कुल उनको हेल्दी बनाता है, आपकी मेमोरी को अच्छा करता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को अच्छा करता है, करना चाहिए। अगर लोग करना चाहते हैं इट्स अ गुड थिंग, है ना। बट उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आप इस चीज़ को किसी डॉक्टर के गाइडेंस में शुरुआत में रह के करें तो आप इनसे होने वाले विड्रॉल साइड इफेक्ट से आप बच जाओगे। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने सेलिबेसी वो करना चाहते हैं फॉलो, आजकल एक नो फैप कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो उसमें होता क्या है कि व्यक्ति जब उसको वो सडन विड्रॉ करता है, सडन विड्रॉ की वजह से जब वो इन सारी डिजीजेस के साथ लाई करने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा इसको लेके डीमोटिवेट हो जाता है। और वो ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं कर लूँ और कर ही ना लूँ, एक्सेस में कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। सेलिबेसी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर की हेल्प और गाइडेंस के अंतर्गत कीजिए। वो आपको एक साइकिल बताएगा कि आपको किस हिसाब से इस चीज़ को करना है ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना आए, आपको डिजीज़ भी ना हो और आप हेल्दी रहें। कई सारे लोग एक दिन में 10 बार 15 बार 20 बार भी मास्टरबेट करते हैं, होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन उनकी आदत पड़ गई है करने की, इसलिए वो और ज़्यादा करना शुरू कर चुके हैं इसको। जी, ये बहुत ही देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है। जो लोग एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे हैं वो आगे चल के अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको इतना ज़्यादा मैस्टरबेशन का एडिक्शन हो जाता है कि उनको फिर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स बोरिंग लगने लगता है। नहीं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम और है। जी, आपसे मैं बात कर रहा था, उसमें आपने एक मुझे वर्ड बताया था, डेथ ग्रिप। जी, तो ये डेथ ग्रिप सिंड्रोम क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक मैस्टरबेशन की एक टेक्निक लोग अडॉप्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं डेथ ग्रिप सिंड्रोम। होता क्या है कि जो पीनिस होता है व्यक्ति का, वो उसको इतनी टाइट ग्रिप के साथ पकड़ता है और मैस्टरबेट करता है, जिससे होता क्या है कि जो पीनिस की नर्व्स होती हैं डिसेंसिटाइज हो जाती हैं। अच्छा जी, और जब ये नर्व्स डिसेंसिटाइज हो जाती हैं तो आप ये समझिए मैरिड लाइफ व्यक्ति की हेल बन जाती है। क्यों? क्योंकि
देखिए, जब आप नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप अडॉप्ट करते हैं, जब आपकी शादी होती है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप जितनी टाइट ग्रिप आप डेथ ग्रिप सिंड्रोम में है ना अपने पीनस को आप दे रहे हो, वो टाइट ग्रिप आपको वजाइना में नहीं मिलती है। वाई? बिकॉज वजाइना इज हाईली इलास्टिक इन नेचर। अब आप इतने से ही समझ लो कि एक बच्चा भी वहीं से निकल रहा है, एक पीनस भी वहीं पे जा रहा है, तो दैट इज हाईली इलास्टिक इन नेचर। ना आपको वो वार्मथ मिलती है वजाइना में, ना आपको वो ग्रिप मिलती है, तो होता क्या है कि आपके लिए एक नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स बोरिंग और हैरिशिंग हो जाता है। ओके, इसी से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, लो लिबिडो और सारी प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट होती है। इससे फिर होता क्या है कि पेशेंट क्या प्रॉब्लम के साथ लाई करता है हम लोग के पास, के साथ शादी हो गई है, जो मेल पर्सन है वो मैस्टरबेट करके इतना ज़्यादा हैप्पी है कि उसको नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स से अपने पार्टनर की फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ऐसे रिलेशनशिप को अगर सही समय पे एड्रेस ना किया जाए तो या तो वो रिलेशनशिप आपका, मतलब आप ये समझिए कि बेडरूम से कोर्टरूम का सफ़र लोगों को तय करना पड़ता है। आजकल मैक्सिमम जो डिवोर्सेस के जो पैरामीटर्स हम लोग देख रहे हैं, जो परसेंटेज ऑफ डिवोर्सेस देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसका प्रॉपर समय पे एड्रेस नहीं करते हैं, और शर्म और संकोचवश मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम को लोगों ने कैरेक्टर फ्लॉ बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है, ये भी एक नॉर्मल बॉडी की समस्या की तरह है, अगर आपको समस्या है तो आपको समय रहते हुए उस चीज़ को एड्रेस कर लीजिए, उससे आपकी रिलेशनशिप हैप्पी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ सेफ एंड सिक्योर रहेगी। ओके, अच्छा, एक आपका लखनऊ में क्लिनिक है। जी जी। एक आपका मुंबई में क्लिनिक है। राइट। तो मुंबई में क्लिनिक खोलने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, मुंबई में क्लिनिक खोलने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है हमारे सेलिब्रिटी पेशेंट्स। ओके जी, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको काफ़ी डिमांड थी मुंबई से भी कि यहाँ पे आपकी एक क्लिनिक होनी चाहिए, हम लोग को भी आसानी होगी। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो स्पेशली मैंने लोगों के लिए तो है ही क्लिनिक, बट स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को है ना, उनको थोड़ा ईज़ और कंफर्ट को देखते हुए एक क्लिनिक मुझे हाईली उनकी डिमांड पे मुझे ओपन अप करनी है। तो सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या एक कॉमन प्रॉब्लम आपने क्या देखी है? क्योंकि आप 10-15 साल से देख ही रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को भी, एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सारे सेलिब्रिटीज़ में कॉमन है? दिखते तो बाहर से बहुत बढ़िया है, बॉडी वॉडी सबके पास है, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, सेक्सुअल हेल्थ जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ा इक्वलाइज़र है। आदमी का स्टेटस कुछ भी हो, वो किसी भी लेवल पे हो, बट वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। इसी प्रकार से अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो जो सबसे मेजरली हम प्रॉब्लम देखते हैं वो उनके अंदर होती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ओके, वो कैमरे पे तो परफेक्ट दिखते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। अच्छा, और इसी की वजह से ओवरडोज ऑफ मतलब इंजेक्शंस और ये सब भी रहता है। हाँ, और साथ में वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए टेस्टोस्टेरॉन्स, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन्स जो जिन सप्लीमेंट्स हैं, इनका सेवन भी बहुत करते हैं। आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बूस्टर्स। जी। और साथ में जो उनका लाइफस्टाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा जेट लैग होता है ना, स्क्रीन के परफॉर्मेंस को लेके वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। इसी प्रकार से बेडरूम के भी परफॉर्मेंस को लेके एंग्जाइटी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई देखिए, एंग्जाइटी उनके भी साथ है, प्रॉब्लम्स उनके भी साथ हैं, और जब वो सही समय पे उस चीज़ को एड्रेस करते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी हैप्पी रहते हैं। मतलब जो व्यक्ति एक पब्लिक फिगर है जी, उसके साथ कोई ना कोई परफॉर्मेंस इशू है, राइट, तो उसमें मुझे लगता है शायद अपने पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। तो पॉलिटिशियंस का और इनमें कितना डिफरेंस है? मतलब कितना परसेंटेज ऑफ सेलिब्रिटीज आपको दिखाते हैं और कितना परसेंटेज ऑफ जितने पॉलिटिशियंस हैं वो आपको दिखाते हैं? देखिए, रेशियो बराबर ही है। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है या पॉलिटिशियंस में कम है, रेशियो इक्वली है। लेकिन देखिए, पॉलिटिशियंस में जो एक सबसे स्पेशल चीज़ मैं देखता हूँ जो सेलिब्रिटीज़ में लैक करती है, वो होता है उनका ईगो इशू। उनके अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो मेन रीज़न, मतलब आप ये समझो कि 75% जो उसका रीज़न होता है वो उनकी ईगो होती है। सेलिब्रिटीज में? नहीं, आपका पॉलिटिशियंस में। पॉलिटिशियंस में ईगो प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम बहुत है, सेलिब्रिटीज में नहीं है ऐसी? सेलिब्रिटीज़ में उतनी नहीं है। अच्छा, इफ़ दे हैव अ प्रॉब्लम दे विल कंसल्ट। पॉलिटिशियंस में थोड़ा सा कहानी उल्टी है कि उनके साथ प्रॉब्लम्स काफ़ी समय से चली आ रही है, और आज वो इसलिए जो है मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंगल पे है। बेडरूम टू कोर्टरूम वाली बात। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जब अगर ईगो का इशू है, उनका भी थोड़ा सा एडिक्शन हिस्ट्रीज भी होती हैं,
हम्म। तो सभी चीज़ें अपना अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा, आपने ना कई सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है, दुबई के, लंदन के, यूएस में, तो इनमें और इंडिया में क्या डिफरेंस है? आपको वहाँ कॉमन क्या बीमारी समझ में आती है? देखिए, जो आपका अगर मैं यूएई की बात करूं, हम्म। तो या आपका इंटरनेशनल पेशेंट्स में भी अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे देखिए क्या है कि नॉनवेज का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। ओके। और आजकल आप जानते ही हैं, रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि चाहे आपके एग्स हों या चिकन्स हों, है ना, या अलग अलग एनिमल्स हैं, हर एक चीज़ें इंजेक्टेड वे में ट्रीट हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि ये सब जो नॉनवेज इस तरह का इंजेक्टेड यूज़ हो रहा है, ये एंडोक्राइन डिस्टरप्टर का काम कर रहा है। अच्छा। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर का मतलब ये आप कह सकते हो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, कि उनका जब प्रोडक्शन ही प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से उनके अंदर इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर अपने इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी ये बात कहता हूँ कि आपको वेज फूड को ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, सीइंग द टुडेज कंडीशन। अच्छा। इसमें एक अक्सर मैं एक विद्वान आदमी की एक युक्ति है, मैं अक्सर उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए, भगवान ने मुझे पेट दिया है, कब्रिस्तान नहीं। भगवान ने मुझे पेट दिया है, कब्रिस्तान नहीं, इसे साग सब्जियों से भरो, ये मुर्दों का स्थान नहीं। तो देखिए, जब आप वेज फूड आप अडॉप्ट करते हो, क्योंकि देखिए नॉन-वेज में भी ऐसा नहीं है कि वेज फूड बिल्कुल प्योर है, दैट इज ऑल्सो इंजेक्टेड, बट वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफ है। ओके। अब नॉन-वेज के अंदर भी भाई बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, केमिकली ट्रीटेड होते हैं, कई समय के स्टोर्ड होते हैं। आजकल स्टोर्ड फूड्स में, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि BPA बिस्फेनॉल A जो प्लास्टिक्स में पाया जा रहा है, थैलेट्स जो प्लास्टिक में आजकल पाया जा रहा है, तो स्टोरेज उसी में होता है। ओके। और जब उसको हीट करके दोबारा सर्व किया जाता है, क्योंकि आजकल स्टोर्ड फूड का कल्चर चला हुआ है, बहुत ज़्यादा, अब मतलब आधी इकोनॉमी उसी पे चल रही है। या स्टोर्ड एंड प्रिजर्व फूड जहाँ भी होगा, तो आप बगैर हीट करें तो उसको नहीं खा सकते हो। आप माइक्रोवेव में, ओवन में उसको हीट ज़रूर करोगे। उसमें क्या होता है, प्लास्टिक्स, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स आ चुके होते हैं, बिल्कुल, जिसमें बिस्फेनॉल A है मेनली, और थैलेट्स हैं, तो ये सभी जाके मिक्स हो जाते हैं उसमें। तो इनमें कॉमन प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं बाहर के लोगों में? ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा आपके पास आती है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपके पास? देखिए, रेशियो बराबर है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा देखने के लिए इसलिए भी मिलती है क्योंकि जब वो नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। अच्छा। और जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो वो आर्टरीज में एक छोटे छोटे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है। तो जब ब्लॉकेजेस वो क्रिएट कर देता है ना, तो जो आपकी पेनाइल आर्टरीज होती हैं, जब उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं तो इरेक्शन इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। इस पे जैसे मैंने अभी आपसे पूछा प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जी, इस पे थोड़ा सा आप एक बार कुछ हमें एनलाइटन करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई भी मैरिड कपल है या कोई है, जैसे ही उसने अपना सेक्स शुरू किया और प्रॉपर तरीके से होने से पहले ही इजैकुलेशन हो गया जी, तो मेडिकल टर्म में आप समझाइए पहले तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है? देखिए, अगर मेडिकली हम देखें तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो डेफिनेशन है कि ड्यूरिंग द पेनिट्रेटिव सेक्स, जिस समय आप पेनिट्रेशन करते हैं, उसमें अगर आप 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि भाई ठीक है, एक मेडिकल डेफिनेशन है, वो तो है अपनी जगह, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल अपने पेशेंट्स को देखता हूँ तो देखिए ये चीज़ तो है कि 1 से 2 मिनट में अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हो देन यू आर सफरिंग फ्रॉम प्री मैच्योर इजैकुलेशन। कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल भी लॉस हो जाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगती है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है ना, पार्टनर में वो बॉन्डिंग्स नहीं रहती हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्टनर आपका जो फीमेल पार्टनर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में डेवलप होने लगती हैं। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो चलिए ठीक है, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर 1 से 2 मिनट में पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हो देन दिस इज अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अच्छा, अगर हम 2008 में एक स्टडी हुई थी जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में जो पब्लिश हुई थी, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए इसके कि अगर आपका डिस्चार्ज टाइम लेस देन 1 मिनट है तो इट्स अ प्रॉब्लम। ओके। या कह लीजिए लेस देन 2 मिनट्स है या 3 मिनट्स है, इसको कह लीजिए लेस देन 3 मिनट्स है देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर 3 to 7 मिनट्स है देन इट इज एडिक्वेट। ओके। और 7 to 13 मिनट्स है देन इट इज डिजायरेबल। और अगर 10 to 30 मिनट्स है देन इट्स टू लॉन्ग। तो डॉक्टर सारांश, आपने अभी बताया कि पैरामीटर्स होते हैं,
तो क्या आदमी इन पैरामीटर्स पे अपने आप को जज कर ले और उससे ही काम करे आगे? नहीं, देखिए ये तो मेडिकल पैरामीटर्स हैं जो दिए गए हैं, बट मैं अगर प्रैक्टिकली जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि अगर वो इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, ओके, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एंशिएंट चीज़ बताऊँ कि कहा जाता है समभोग, कहा जाता है समभोग। अगर आप इसकी शब्दावली पे गौर करें तो सम मीन्स सामान एंड भोग मीन्स सुख, कि सामान्य तौर पे दोनों पार्टनर सेटिस्फाई होने चाहिए, वो एक सक्सेसफुल हम एक सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग कहते हैं। ओके, यहाँ पे होता क्या है कि ये पैरामीटर्स आ जाने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, बजाय ये देखने के कि उनका पार्टनर उनसे कितनी देर में सेटिस्फाई हो रहा है। इस चीज़ को अपनी टाइमिंग्स को इन पैरामीटर्स से मैच ना कराएं, है ना, बल्कि अपनी पार्टनर के सेटिस्फैक्शन से मैच कराएं, बिकॉज ये जो ऑर्गेज्म होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं लोगों को अपने पेशेंट्स में भी बताता हूँ कि आपको घड़ी देख के सेक्स नहीं करना है कि आपका 7 मिनट हो गया तो यू आर नॉर्मल, आपका 13 मिनट हो गया तो यू आर नॉर्मल, या आप अगर लेस देन 7 मिनट्स हो, 3 मिनट्स हो, देन यू आर नॉर्मल। मैं अपने पेशेंट्स में हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपका पार्टनर आपसे जितनी भी देर में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज़ द एडिक्वेट सेक्सुअल बॉडी टाइमिंग, है ना। तो वही टाइमिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है जितनी देर में आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई हो रहा है। ये पैरामीटर्स तो ठीक है, एक रेफरेंस के लिए हैं, बट आपको घड़ी देख के सेक्स नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर जितनी देर में भी आपसे सेटिस्फाई हो रहा है वो आपके लिए एक आइडियल सेक्स टाइमिंग हो सकती है। ओके डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है? देखिए इसमें दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट अगर हम यंग एज में बात करें अपने पेशेंट्स में तो ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा है कंपैरेटिव टू फिजिकल इशू। ओके, फिजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर मैं साइकोलॉजिकल में बात करूं तो क्यों इतना ज़्यादा ये कॉमन होता चला जा रहा है, खास तौर से 25 से 50 साल के युवाओं में क्यों इतना कॉमन हो रहा है? जो 25 to 50 ईयर्स की जो एज ग्रुप आ रही है हमारे पास, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम साइकोजेनिक लेके आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसका सबसे जो मेजर कारण होता है वो है पॉर्न एडिक्शन। अच्छा, जब पेशेंट पॉर्न देखता है, कोई भी व्यक्ति पॉर्न देखता है तो बार बार उसके ब्रेन में एक स्पाइक होता है, अराउजल स्पाइक जिसे हम बोलते हैं, कि काम भावना जागी शरीर के अंदर। तो ब्रेन एक सिग्नल देना शुरू कर देता है, समझने कि भाई क्लाइमेक्स को अचीव करना है। और उस क्लाइमेक्स को अचीव कराने के लिए जो कि बराबर ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं कि क्लाइमेक्स अचीव होना है, क्लाइमेक्स अचीव होना है, तो कंट्रोल लॉस हो जाता है वहाँ पे और इजैकुलेशन हैपन हो जाता है। तो पॉर्न एडिक्शन की वजह से मेजरली जो आजकल है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इशू सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए है। अब यही अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फिनाइल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। सेकंड रीज़न होता है कि आपके ग्लैंड्स ऑफ द पीनस पे इन्फ्लेमेशन है किसी भी चीज़ के कारण, उसके कारण भी आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो देखिए प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यहाँ पे एक चीज़ मैं लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन अगर आपको कभी कभी हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो नेचुरली भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर इसकी वजह से ये रेगुलर चीज़ें हैपन हो रही हैं आपके साथ और इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो रहा है, आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है एंड यू नीड टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं, अब जैसे आपने टाइम की बात की तो टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं। एक कि जब आपको महसूस हो रहा है कि एजैकुलेट होने वाला है तो आप पोजीशंस बदलने की कोशिश करते हो या अपने माइंड को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हो। एक तो ये तरीका अपनाते हैं। कुछ लोग ये भी तरीका अपना रहे हैं कि मैं पहले वॉशरूम में जाके पहले से ही एजैकुलेट कर दूँ, जिसके बाद मैं अपनी परफॉर्मेंस में आऊँ तो मेरे परफॉर्मेंस और डिलेड चले। तो ये क्या तरीके ठीक है? नहीं, ये तरीके देखिए ठीक है, टेम्परेरी तौर पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें मेडिकली आपका एक स्क्वीज टेक्निक आती है ना, कि उसमें क्या होता है कि आपको जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला है आप पीनस को स्क्वीज कर दीजिए तो जो इजैकुलेशन आने वाला है वो बैक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी आपकी एक टेक्निक आती है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, जैसे आपने बताया कि इजैकुलेशन होने वाला है और आदमी माइंड को डाइवर्ट कर ले, दैट इज अ स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। थर्ड जो चीज़ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग लोगों में चल रही है, जो आपने बताया
कि जो है वॉशरूम में जाके उसने पहले ही इजैकुलेट कर लिया और उसको लगता है कि मेरी टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर टेम्परेरी मेथड्स जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने मेडिकल एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिकल नॉलेज में, जब हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आदमी कर तो लेता है लेकिन ये इरेक्शन को लॉस कर देती हैं। अच्छा, मतलब दिस लीड्स टू ईडी। क्योंकि होता क्या है कि भाई नॉर्मली व्यक्ति सेक्स कर रहा है, वो एकदम से पीनस को स्क्वीज कर देगा, पेन होगा तो लॉस ऑफ इरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने स्टार्ट स्टॉप टेक्निक की, आपको कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या है कि आप अपने सेक्सुअल गोल से आप डाइवर्ट हो गए, तो इरेक्शन आपका लॉस हो गया। अच्छा, थर्ड थिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉशरूम में जाके है ना एजैकुलेट कर लिया, तो अक्सर ऐसे केसेस में ये देखने के लिए मिलता है कि वो दोबारा सेक्स के लिए उतनी जल्दी रेडी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रोलैक्टिन आपका रिलीज हो जाता है ना, जो कि आपको एक जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसके अंदर भाई देखिए एक एक्साइटमेंट का फेज होता है ना, और जो जब एक्साइटमेंट आपको अचीव हो जाता है तो बॉडी आपकी नॉर्मल वे में आ जाती है कि जब वो सेटिस्फैक्शन आपको अचीव नहीं हो रहा है तो दोबारा इरेक्शन आने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों में ईडी की प्रॉब्लम्स की वजह से देखने के लिए मिलने लगती है। तो आप इन टेक्निक्स को अगर आपको सूट करता है आप टेम्परेरी इसको अडॉप्ट कर सकते हो, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अगर आप जाएं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन इसका है क्या? मतलब इज इट क्योरेबल? या इट्स 100% प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्योरेबल है या नहीं, और अगर है तो क्या उसका तरीका है? देखिए, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कोई ज़िंदगी भर की सज़ा नहीं है, ये 100% क्योरेबल है। ओके ना, इसमें आपकी कई सारी थेरेपीज़ होती हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। अच्छा। कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं जिससे आप अपनी मनचाही टाइमिंग अचीव कर सकते हैं, समझें। और बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग है। पहले हमें पेशेंट में ये चीज़ एड्रेस करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम किस कारण आ रही है। ओके, उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है और ये 100% क्योरेबल प्रॉब्लम है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा कोई सेक्सोलॉजिस्ट अपना हायर किया, उनसे कंसल्ट किया हुआ है, जी, तो दिस कैन बी ट्रीटेड इजीली 100%। ओके, पूरी तरीके से क्योरेबल है, कहीं से कोई दिक्कत वाली। एक छोटा सा सेगमेंट मैं इसमें रैपिड फायर का भी रखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि अक्सर लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ जो मार्केट में आजकल ये जेलीज हैं, डिलेट स्प्रेज हैं, तो ये सब आप यूज़ ना करें क्योंकि इनके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ओके, समझें कि वो आपके नर्व्स में परमानेंट नमनेस क्रिएट कर देती हैं। अच्छा, है ना। और प्लस जब आप इन सब जेलीज़ को या आप इन सब डिलेट कॉन्डम्स आते हैं और स्प्रेज जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर देखिए जो केमिकल यूज़ होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिसेंसिटाइज कर देता है, जिससे आपके पार्टनर को भी वो सेंसेशन लॉस हो जाता है। मतलब प्रोसेस को डिले नहीं करें, इसके रूट्स तक जाके इसको ठीक करने की इसके रूट्स तक जाके इसको ठीक कीजिए, है ना। ये आपका रूट कॉज से प्रॉब्लम पूरी तरीके क्या से। ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो भी आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन ट्रीट हो सकता है? अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके अंदर कोई मेडिकल इशू नहीं है। ओके, एक तो ये है कि सिर्फ साइकोजेनिक इशू है ना, कि आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी है या अपनी सेल्फ स्टीम को लेके है या अपने परफॉर्मेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, तो पार्टनर की बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ती है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती है, आप उसके साथ ओपन अप होते हो, तो वो चीज़ें वक्त के साथ मैनेज हो जाती हैं। तो मैं लास्ट सेगमेंट में एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाह रहा था जी। इसमें सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो आज का यंग मैन अपनी सेक्सुअल हेल्थ के साथ कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ के साथ, जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ओवरलुक करते हैं, इग्नोर, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, ये आपको नहीं करना चाहिए। या कभी कभी कैरेक्टर फ्लॉ, सेक्सुअल प्रॉब्लम को कैरेक्टर फ्लॉ लोग समझ लेते हैं, या शर्म और संकोच बस कंसल्ट ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को समय रहते एड्रेस कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स आपके बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स, एज इन मेल या फीमेल? देखिए, मैं मेनली मेंस सेक्सुअल हेल्थ को एड्रेस करता हूँ, तो मेजरली मेरे पेशेंट्स जो है मेल होते हैं, बट फीमेल्स का भी रेशियो रहता है। तो ओके, एक हैबिट जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए अगर लिबिडो और टेस्टोस्टेरोन को बचाना है? सबसे पहले आप ये माइक्रो प्लास्टिक्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए। 100%। और कैसे कर सकते हैं? जितना आप अवॉइड कर लें उतना अच्छा है आपके लिए। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा किलर है आपके टेस्टोस्टेरोन का।
है ना। और इसी के साथ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। ओके। टाइट जीन्स पहनना जी लैपटॉप को लैप पे रख के चलाना और मोबाइल फोन्स को जेब में रखना, जी क्या इनसे भी टेस्टोस्टेरोन और आपके स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि टेस्टिकल्स को हीट बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अच्छा। होता क्या है कि जब हम टाइट जीन्स पहनते हैं, लैपटॉप को लैप पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्रॉटल एरिया जो होता है, जो हमारे टेस्टिकल्स का एरिया है ना, वो हीटअप होने लगता है। अच्छा। और जो टेस्टिकल्स होते हैं ये आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। ओके। और अगर यहाँ पे हीट एक्सपोजर होगा ड्यू टू योर टाइट जीन्स, है ना, या आपका लैक ऑफ मूवमेंट है, आजकल लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, चलना नहीं चाहते हैं, बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे काम कर रहे हैं, तो और साथ में जब लैपटॉप्स हम लैप पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं लैपटॉप से हीट निकलती है। ओके। और वो जाके गैदर हो जाती है आपके स्क्रॉटल एरिया में, जिसकी वजह से जो कि आपकी टेस्टिकल्स जो होते हैं ये सेक्सुअल हेल्थ के पावर हाउस हैं। सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का मेनली यहीं से हो रहा है। आपका जो है स्पर्म्स यहीं बन रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। जब स्पर्म्स इफेक्ट होंगे तो फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होगा तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, फर्टिलिटी भी साथ में इसमें इफेक्ट होती ही है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा टाइट जीन्स और अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो हम लोग के भारत का पहला कल्चर था, आज भारत हमारा विश्व गुरु बनने की रेस में है और बन भी रहा है। और आज अगर आप एक चीज़ देखो कि जो हम लोग पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में यूज़ कर रहे थे, आज हम उसी चीज़ों पे वापस आ रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में लोग जांघिया पहनते थे, दैट वाज अ लूज थिंग। आज क्या है, आज वही चीज़ें लोग टाइट जीन्स है, बल्कि वेस्टर्न कल्चर में भी लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके। कि भाई आप जितना इस एरिया को फ्री रखोगे उतना अच्छा आपका हार्मोन प्रोडक्शन रहेगा, उतना अच्छा आपका स्पर्म प्रोडक्शन रहेगा, उतना अच्छा आपका सीमेन प्रोडक्शन। लूज क्लोथ्स पहनना ज़रूरी है। ओके। कोई एक ऐसी आदत जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करती जा रही है? देखिए जो लोगों की डाइटरी हैबिट्स हैं, दिस इज मेजरली इफेक्टिंग द सेक्सुअल हेल्थ। ओके। लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ओके। दिस इज ऑल्सो मेजरली इफेक्टिंग द सेक्सुअल हेल्थ, है ना। इसी के साथ क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो इन सभी चीज़ों के साथ आपकी हेल्थ जुड़ी हुई है। स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा है बिल्कुल, तो आप कहीं ना कहीं उस मेजर टाइम को आप स्किप कर जाते हो। लोग अक्सर रात में फोन्स देखते रहते हैं। उससे होता क्या है कि जो उनका मेजर टाइम है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का, एक मेजर टाइम होता है बिटवीन 10 PM टू मॉर्निंग 4 AM। इस बीच में टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में मेजरली बनता है। अच्छा। और आजकल का जो युवा है, आजकल की जो जनरेशन है, वो इस टाइम को मोबाइल पे निकाल देती है। तो इससे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का बनना? देखिए जब आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति है ना, नॉर्मली अगर वो अपने स्लीपिंग आवर्स स्क्रीन टाइम पे अगर बिता रहा है तो जो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो उसकी सिकार्डियन रिदम है, वो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से। भाई यू कांट फूल योर ब्रेन। भाई आप जग रहे हो और टेस्टोस्टेरोन स्लीप के दौरान बिटवीन 10 PM टू 4 AM के बीच में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इसका। आपने उस गोल्डन टाइम को, उस गोल्डन आवर को मिस कर दिया। ओके। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग जो होते हैं, जब हम लोग अपने पेशेंट्स को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं तो वो अक्सर ये बात कहते हैं, खासतौर से IT सेक्टर के लोग, कि सर हम दिन में तो सो जाते हैं। तो देखिए आप दिन में भले ही सो जाते हो, आप अपनी स्लीप कंप्लीट कर लेते हो, बट आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो टाइमिंग उसका फिक्स है, उसमें काम चल रहा है, वो उसी में ही बनता है और उसका मेजर प्रोडक्शन उसी समय होता है। ओके। कोई एक ऐसी नेचुरल हैबिट जो हम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को और अपनी सेक्सुअल लाइफ को ठीक कर सकते हैं? कोई एक ऐसी चीज़, खाने में भी हो सकता है वो चीज़, या कोई डेली लाइफस्टाइल में हो सकता है? आप सभी एडिक्शंस को बंद कर दें। ओके। बी इट अ पॉर्न एडिक्शन, बी इट अ एनी अदर अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, है ना। ये सभी चीज़ें आपकी सेक्सुअल हेल्थ को हार्म कर रही हैं। बहुत सारे लोग जिन सप्लीमेंट्स का एडिक्शन भी कर रहे हैं आजकल, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी हेल्थ को और बेटर करने के लिए, है ना, अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए, इन द जिम, इन टर्म्स ऑफ स्टेरॉइड्स वगैरह, या स्टेरॉइड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल डालें। ब्रह्मचर्य सप्रेशन है या डिसिप्लिन? नहीं, देखिए वैसे तो डिसिप्लिन है, लेकिन शादी के बाद सप्रेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, शादी के बाद। ओके। अब उसमें देखिए अलग अलग रिलीजियस मान्यताएं हैं। अच्छा। सीमेन सिर्फ एक फ्लूइड है या एनर्जी पावर हाउस? देखिए एक एनर्जी पावर हाउस तो है ही। अगर साइंटिफिकली हम देखें तो आयुर्वेदा में इसको ओजस कहा गया है ना, जो हमारी ब्रेन सेल्स को नरिश करता है। अगर सीमेन प्रिजर्वेशन अगर कोई भी फॉलो करता है तो ब्रेन सेल्स नरिश होते हैं, मेमोरी पावर अच्छी होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ओके। तो ये एनर्जी पावर हाउस ही तो हुआ। जी।
अच्छा, सेक्स को हम प्लेजर की तरह ही लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? देखिए, प्लेजर की तरह भी लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी लेना चाहिए। मैं दोनों के फेवर में हूँ इस क्वेश्चन के में, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के प्रति है, जिसको आपको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, समझ नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे तभी हैप्पी रहेगा, आपकी लव की बॉन्डिंग तभी मजबूत रहेगी जब उसके अंदर एक हैप्पी सेक्स होगा, क्योंकि सुखी वैवाहिक जीवन की गाड़ी तभी प्रॉपर चलती है जब उसके अंदर एक हैप्पी सेक्स हो। और जहाँ तक बात हम प्लेजर की करते हैं, सेक्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया था। तो अगर हम उसको भी देखते हैं तो उसको आपको उन बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए आपको सेक्स को एज अ प्लेजर भी लेना चाहिए, ताकि वो बेनिफिट्स भी मिलें और आप मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली आप हर एक तरीके से फिट बने रहें। ओके, मास्टरबेशन लीड्स टू कैंसर, जी, ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, देखिए ऐसी कोई रिसर्च अभी तक नहीं आई है कि जिसमें हम ये कहें कि मास्टरबेशन लीड्स टू कैंसर। टू मच ऑफ मास्टरबेशन ये भी नहीं है? नहीं, हाँ, अगर रॉन्ग वे ऑफ मास्टरबेशन है, जिसमें एक चीज़ आ जाती है प्रोन मास्टरबेशन, जिसमें अक्सर कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि अगर पिनाइल फ्रैक्चर का केस हो गया और अगर आदमी उसको सही समय पे एड्रेस ना करे तो कभी कभी पिनाइल कैंसर भी देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मिथ कौन सा है जो आज इंडियन मैन को डैमेज कर रहा है और आदमी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है? उसका एडिक्शन टूवर्ड्स मास्टरबेशन, टूवर्ड्स पॉर्न, ओके, एंड इग्नोरेंस टूवर्ड्स हिज हेल्थ। सबसे बड़ा फैक्टर तो आई थिंक इग्नोरेंस ही लगता है। इग्नोरेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हो रही है। हमारे धर्मशास्त्र में भी इसके बारे में बात थी। एक अभी हम लोग जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने गीता का बहुत अच्छा श्लोक भी मुझे बताया था, तो मैं अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं गीता का श्लोक, तो वो भी है। और इग्नोरेंस सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें जो प्ले करता है। आदमी बात ही नहीं करना चाहता किसी से कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों से बात करो तो वो कहते हैं अबे चल, है ना। वाइफ से बात वो कर नहीं सकता क्योंकि वो सोचेगा यार मेरे बारे में क्या सोचेगी। जी जी। अपने फादर से वो बात कर नहीं सकता, मदर से वो बात कर नहीं सकता, तो वो क्या करे। और सेक्सोलॉजिस्ट के पास आदमी जाने से पहले काफ़ी इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेता है कि मैं इनसे क्या बात करूँगा, ये मुझे जज करेंगे। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। नहीं, देखिए लोगों को ओपन अप होना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर है। बिल्कुल। अगर आप ओपन अप होकर चीज़ों को डिस्कस करोगे तो जो एक टैबू समाज में बना हुआ है ये अपने आप किल होगा। और आपको एक प्रॉपर जब सेक्स एजुकेशन होगी तो आप अपना रॉन्ग हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे। और अगर आपको कोई इस प्रकार का इशू आ रहा है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड तो आप उसको टाइम पे एड्रेस भी करेंगे। बिल्कुल। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको जज करता है, भाई ही इज़ अ डॉक्टर, उसका काम है आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना। आपकी जो है आपकी होप्स उससे जुड़ी होती हैं, तो वो आपको हर एक तरीके से आपको प्रॉपर वे में हेल्प करेगा, आपको काउंसल करेगा, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगा, जिससे आपकी लाइफ हैप्पी हो सकती है। लास्ट में थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया। और मैं चाहता हूँ कि हम एक अगला पॉडकास्ट भी करें, उसमें हम थोड़े से और डीपली क्वेश्चंस में जाएं। हम भले ही 2 टॉपिक्स को लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर पूरा पॉडकास्ट हम उसी पर डेडिकेटेड करें, क्योंकि ये पहली बार था मेरा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कि जैसा कि अभी बात चल रही थी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अगर हम अपनी हिंदू माइथोलॉजी में भी देखें तो धर्म के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है काम, और उसके बाद मोक्ष की जगह है। और इसी काम को लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा एक सेक्स एजुकेशन को टैबू बना दिया है। और मैं जिन लोगों को भी ये टैबू लगता है उसको मेरा एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर वो अपनी हिंदू माइथोलॉजी की भी तरफ देखेंगे, या हर एक रिलीजन में सेक्स एजुकेशन को एक प्रॉपर अपनी अपनी तरह समझाया गया है ना, और अगर उसको लोग फॉलो करें तो मुझे लगता है कि हमारा समाज जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उससे रोग मुक्त बन सकता है। क्योंकि देखिए आज हमारा समाज हिपोक्रेसी और इग्नोरेंस में झूम रहा है। हमारी जो दुनिया है वो हाय राम और हे राम में ही लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में भी देखें तो जो हमारी पवित्र किताब गीता है ना, उसके भी आपके 10वें चैप्टर के 28वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि प्रजनन चाशमी कंदर्व, कि मतलब आप अपनी आगे की जनरेशन को बनाने के लिए, है ना, जो काम आपके अंदर आता है वो कंदर्व देवता जो होते हैं उनके रूप में मैं ही तो आता हूँ। इसी प्रकार से आपका जो 7वें चैप्टर के 11वें श्लोक में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, धर्मा विरदो भूतेषु कामोस्मि भरत सतम। ये चीज़ें मैंने अपनी PhD के दौरान पढ़ी थी और मुझे काफ़ी अपील की कि इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर काम की भावना है, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो भी मैं ही हूँ उसके अंदर।
इसी प्रकार से अगर हम जो मुसलमानों की एक पवित्र किताब है ना, कुरान शरीफ, उसमें भी कहा गया है कि आदमी औरत का लिबास है और औरत आदमी का लिबास है। और वही अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ देखते हैं तो होली बुक बाइबल में भी कहा गया है कि सेक्स इज अ गॉड गिफ्ट फॉर मेंटेनिंग योर प्रोजनी, यानी मतलब सेक्स भी एक ऊपर वाले का, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हमारी रिलीजियस बुक्स भी इस चीज़ को फेवर करती हैं, फिर भी लोगों ने सेक्स एजुकेशन को एक टैबू बना दिया है। इस सब चीज़ों से लोगों को बाहर आना चाहिए और एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए जो हमारे समाज में, जब हर एक व्यक्ति सेक्सुअली एजुकेटेड होगा तो वो ना रॉन्ग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा, सही चीज़ें जब उसको जानकारी होगी तो वो भी उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझेगा, इश्यूज आने से पहले ही उसको एड्रेस करेगा और टाइमली ट्रीट कर लेगा। बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि आपकी बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, जिससे कि वो एटलीस्ट इतना तो एजुकेट हो जाए। और सेकंड पार्ट हम भी बहुत जल्द करेंगे। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि हमें फीडबैक दीजिए कि हम और किस किस को लेके आ सकते हैं, क्या चीज़ें हम और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।